यस। चलो ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी वर्क डन का कुछ कंसेप्ट हमने देखे थे ऑलरेडी, और वर्क डन कैसे निकालना होता है उसके बारे में भी हमने इन्वेस्टिगेट किया था। ओके सो और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी मैंने ऑलरेडी अपने टॉपर्स ऐप के अंदर डाले थे एज एन असाइनमेंट। ठीक है, तो आपने आप में से किसने वो देखे या देखे नहीं पता नहीं, मिले क्या आपको सब वो? सर नहीं सर, बाद में मुझे जब नोटिफिकेशन आया ना तो तब पता चला कि हाँ उसमें हाँ मैं हाँ। चैट में चेक कर रहा था। ओके ओके ओके। तो मतलब सर वहां पे ही डाल रहे हो क्या आप हाँ सारे? हाँ, वो अभी क्योंकि कैसा है ना कि चैट के अंदर कैसा होता है कि आपने किसने सबमिट किया किसने नहीं सबमिट किया उसका रिपोर्ट वगैरह नहीं निकलता ना। बाद में फिर ये पता नहीं चलेगा कि सबमिट किया था या नहीं किया था, कौन सा किया कौन सा नहीं किया, पेंडिंग वगैरह कौन सा, वो तो थोड़ा सा बेटर होगा कि पर्सनलाइज्ड इसके अकाउंट में अगर रहेगा वो सेव करके तो वो बेटर होगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा हम ऐप के अंदर ही मतलब जो टॉपर्स का जो ऐप है तो उसके अंदर ही हम कर रहे हैं। उसका लिंक भी मैंने ऑलरेडी आपके शेयर लिंक्स सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट टॉपर्स ऐप ही ओपन हो जाएगा। तो उसके अंदर वो डाउनलोड करने के बाद सिंपली न्यूक्लियर एकेडमी यूआरएल में डालना है, और उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है तो वो मोबाइल नंबर वहाँ पे डालना है। और अगर आपने रजिस्टर किया नहीं रहेगा पहले तो आपको ओटीपी आ जाएगा, और अगर किया रहेगा ऑलरेडी तो आपको पासवर्ड पूछा जाएगा। तो वो पासवर्ड आप डाल के लॉग इन कर सकते हो। उसमें अगर लॉग इन करने में अगर कुछ दिक्कत आ रहा है तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट करो व्हाट्सएप पे, या कॉल करके मुझे बताओ कि लॉगिन नहीं हो रहा है या पासवर्ड नहीं मैच हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। जो भी प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करेंगे सेपरेटली, नो डाउट। बट सर वो टॉपर्स में फिर से लॉगिन करना है क्या? ऐप में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक आप कैसे कर सकते थे, वेबसाइट पे जाते थे ना, तो वेबसाइट पे जाने से मतलब बार बार आपको वेबसाइट पे जाने के बाद वहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ता था। तो उसके बदले आप डायरेक्ट ऐप डाउनलोड करके रख सकते हो, जो फिर आपको सर बीच में साइंड इन रखा तो भी वो वेबसाइट हाँ पे हाँ वो भी जाएगा। है, वो भी ऑप्शन है। बट ठीक है ना, वेबसाइट पे भी या वेबसाइट पे भी जा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लैपटॉप से या कंप्यूटर से अगर लॉगिन कर रहे हो तो वो तो वेबसाइट पे ही लॉगिन करना पड़ेगा, आपको वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मोबाइल पे अगर आप सॉल्व कर रहे हो या मोबाइल से अपलोड करना चाहते हो तो ऐप ऐप भी उसका है, और इवन आपका क्रोम ब्राउजर भी उसके लिए है ऑलरेडी अवेलेबल। तो दोनों में से जो भी आपको ठीक लगता है तो उसके हिसाब से करो। बट उसमें टाइम टू टाइम चेक करते जाओ। अगर ऐप डाउनलोड करेंगे तो फायदा ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और दूसरा फायदा ये भी है कि मैं अभी सारे टीचर्स को भी उसमें इनरोल कर रहा हूँ। तो जैसे अभी कल लियो ने डायरेक्ट सर को ईमेल भेजा था जो उसका होमवर्क का, तो वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सर भी अगर ऐप डाउनलोड करते हैं, और अगर सपोज आप भी अगर ऐप के अंदर अगर इनरोल होते हो तो उसके अंदर फिर ये जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मतलब ईमेल वगैरह भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और रिपोर्ट्स जो है वो सेंट्रलाइज रहेंगे, तो वो थोड़ा सा फायदा होगा उसमें से, है कि नहीं? हाँ सर, वो मैं ईमेल सेंड करने में प्रॉब्लम है हर वक्त, तो ऐसे डायरेक्टली ऐप पे होगा हाँ, तो चले। और नहीं वैसा भी अगर सपोज आप ईमेल सेंड करते भी हो तो भी वो सेंट्रलाइज नहीं रहेगा ना, तो थ्रू द प्रोसेस या थ्रू द एडमिन नहीं रहेगा वो। तो हाँ सर। तो वो होना जरूरी है तो इसलिए थोड़ा सा ऐप के अंदर में सभी टीचर्स को भी अभी आज ही मैंने आशुतोष सर को भी बोला, बाकी सब टीचर्स को भी मैं उसके अंदर उनको इनरोल कर रहा हूँ। तो उनको भी ऐप ऐप रहेगा, उनके ऐप में भी वो दिखाई देगा उनको आपने कौन सा असाइनमेंट सबमिट किया है कौन सा नहीं किया है, किसने किया है किसने नहीं किया है। तो अकॉर्डिंगली वो लेक्चर में भी आपको गाइड कर सकते हैं उसके बारे में। और इवन उस असाइनमेंट के अंदर ये भी है कि उसमें कमेंट डालने का भी ऑप्शन है। ठीक है ना, जैसे गूगल क्लासरूम में आपको पता होगा कि जैसे कमेंट्स वगैरह डाल सकते हैं या यस। चेकिंग हाँ। वगैरह कर सकते हैं, तो वो भी अनोटेशंस के भी ऑप्शंस है। बट चलो ठीक है, अभी जो कोई टीचर्स करेंगे वो, कोई टीचर्स नहीं भी करेंगे, या डायरेक्ट क्लास में लेक्चर भी बता देंगे, वो उनके ऊपर है। बट एटलीस्ट उनको देखने में तो आएगा कि किसने किसने सबमिट किया है, क्या क्या सबमिट किया है, वो सब चीजें। ठीक है, सो आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू जस्ट गो थ्रू द ऐप एटलीस्ट वंस डेली। ठीक है, तो दिन भर में एक बार तो एटलीस्ट उसको विजिट करते जाओ, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का जो है वो असाइनमेंट्स हम उसके अंदर चालू करेंगे। वो मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीक में मीटिंग जब लिया था तभी बताया था। बट उसके बाद ज़्यादा मतलब 2-3 मैंने असाइनमेंट डाले ऑलरेडी, आपको पता होगा। कनेक्ट मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज का एक मैंने असाइनमेंट डाला था, दूसरा उसके बाद एक शायद मोमेंटम कंजर्वेशन का एक असाइनमेंट डाला था, और उसके बाद स्ट्रेट लाइन का एक असाइनमेंट डाला था शायद।
वो तो एक्चुअली आशुतोष सर ने ही मुझे भेजा था, वही मैंने उसके अंदर अपलोड किया था। और वो स्ट्रेट लाइन का जो असाइनमेंट है ना, वो थोड़ा लंबा है, लेंदी है, वो याद रखो ठीक से, इसलिए मैंने उसको टाइम भी बहुत ज्यादा एक्सटेंड करके दिया है, मतलब ऑलमोस्ट 30 दिसंबर तक उसका टाइम मैंने ऑलरेडी देके रखा है उसमें। तो आप 30 दिसंबर तक उसको सॉल्व करते रहो, मतलब करो सेपरेट, धीरे धीरे सॉल्व करते रहो। चलो डेली आप एक 5-10 सम भी सॉल्व करेंगे तो भी वो महीने भर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा स्ट्रेट लाइंस का। और वो सभी सम्स जो है वो आशुतोष सर ने खुद ने वो सॉर्ट आउट करके निकाले हैं, हर एक एक्सरसाइज के साथ रिलेटेड कुछ 4-5 सम्स है। तो just go through it and just log in once at least in a day if you are logging into the website। और अगर आप ऐप में अगर लॉग इन करते हो, ऐप अगर डाउनलोड करके रखते हो, तो फिर तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन ही आ जाएगा। जैसे ही असाइनमेंट आता है नया तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड जस्ट सॉल्व इट। बट अभी इसके आगे थोड़ा सा प्रॉपर करो, ठीक है? असाइनमेंट्स होमवर्क्स जो है ना, वो थोड़ा सा प्रॉपर करो, क्योंकि उससे आपका बहुत प्रोग्रेस होगा, मैं गारंटी देके बोलता हूँ। क्योंकि जैसे ही जो लेक्चर हो गया, वो लेक्चर होने के बाद अगर आप उस लेक्चर के रिलेटेड अगर असाइनमेंट सॉल्व करते हो ना, तो गारंटेड आपका प्रोग्रेस होता है, ठीक है? तो वो थोड़ा सा मतलब बिना भूले करो, ठीक है? बाकी सब चीजें थोड़ा साइड में रख के थोड़ा सा करो, ठीक है? यस, तो चलो कल अगर किसी ने नहीं भी देखा होगा तो आज थोड़ा सा लेक्चर के बाद देख लो एक बार। वर्क डन का मैंने असाइनमेंट ऑलरेडी शेयर किया है, तो उसके अंदर ऑलरेडी ऑलमोस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस है, तो जो कि लास्ट लेक्चर में जो हमने सीखा कंसेप्ट है उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है? तो उसके डाउट्स वगैरह भी हम डिस्कस कर सकते हैं अभी। और मुझे जो लगता है कुछ क्वेश्चंस वर्क डन के, तो वो हम अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है? जो कि आपको ये असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए भी थोड़ा हेल्प करेंगे। यस, सो लेट अस सी द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऐसा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल of mass थ्री किलोग्राम is given by, देखो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है पार्टिकल का, जो कि x इज इक्वल टू 3t प्लस 3t क्यूब। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। ओके, और फाइंड द वर्क डन in first 3 seconds। चलो फर्स्ट 4 seconds। ओके, तो देखो ठीक से, the displacement of the particle of mass 3 kilograms is given by x is equal to 3t square plus 3t cube। okay, and we have to find out the work done in first 4 seconds। yes, तो 4 seconds के अंदर जो वर्क डन है तो वो हमको ढूंढ के निकालना है। ये एक्चुअली हमारे कल का जो क्वेश्चन था तो उसके बिल्कुल जैसा ही है, बिल्कुल सिमिलर है, जिसमें हमको सबसे पहले क्या करना होगा, to find out the acceleration by differentiating this equation twice। okay, so x is suppose equal to 3t plus 3t cube, ये already दिया हुआ है। so if you just differentiate this, then we can get the velocity v, which is going to be actually 3 plus it is 3 into t cube का डेरिवेटिव जो कि 3t square होता है। okay, so here it is v, which is going to be 3 plus 9t square। and now if we just find out the derivative of this velocity itself, then we can be able to get the acceleration। so 3 ka derivative 0 because it's a constant, and here 9 as it is, and here it will be 2t, that is the derivative of t square, so that we can just get the acceleration to be simply 18t। okay, so 18t, this is the acceleration। but if you want to find out the force, then force can be written to be simply mass into acceleration, but mass is already given to be 3 kilogram, so 3 multiplied by 18 into t, this will be the formula for the force, which is going to be actually variable, so it is going to be 54t Newton। okay, so this is the force। now we have to find out the work done in first 4 seconds, right? integrating
Yes, so we have to integrate this from time t equal to 0 to 4. Okay, लेकिन वर्क डन का फॉर्मूला क्या है एक्चुअली? तो वर्क डन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ f into dx है, ना dx कि so dt है। x का इक्वेशन लिखना है सर, हाँ, x तो का इक्वेशन लिखना है सर यहाँ पे। यस यस यस, एक x को डिफरेंशिएट हमको करना पड़ेगा इस यहाँ पे। Sir, already 3 plus 90 square. हाँ, तो x is equal to 3t plus 3t cube, and hence we can just get this dx upon dt to be simply equal to 3 plus 9t square, and hence dx can be written as 3 plus 9t square into dt, and hence we can just put it here and get this finally as f is equal to, sorry, integration 54 of बाहर this. आएगा। Yes, this is 54t, and here it is dx, which is 3 9 plus 3 plus 9t square as it is into dt, just kept as it is, and this is to be integrated from 0 to 1, sorry, 0 to 4, right. Yes, and hence we can just say that this will be actually 54 is going to be outside into integration of this bracket will contain 3t plus 9t cube, right? So here it is 3t dt square upon 2. 90 cube. 90 cube upon 3. Yes, this is from 0 to 4. Okay, so 54 as it is, and here the 3t integration square becomes, upon 2 yes, 3t square upon 2 plus plus here it 90 is cube upon 9t raised to 3. 4 upon 4, 4. and that is from 0 to 4, so that it comes out to be 54 as it is into 3 into 4 ka square upon 2 plus 9 times of t raised to 4, matlab 4 raised to 4 upon 4 as it is, minus 0, forget about it. So 9 into finally 2 it's going to be 54 into, here it is, ये 2 ones are and 2 eights are. 256. हाँ, तो क्योंकि 3 into 16 बन गया ना ये, तो 3 into 16 upon 2, मतलब 3 into 8 48 only, upon 2. मतलब 24 24 प्लस 9 into 216 8 कैंसिल हो जाएगा, क्यूब बचेगा सिर्फ, तो 64 into 9 कितना होता है? 64 into 9, 9 4s are 36, 3 carry, 9 6 are 24, 57, right? 576. Okay, and then we can just add this together, and whatever is the answer will be the work done. तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 0 0 फिर से और 600, राइट? तो 600 into 54, 4 6 are 24, 32,400. correct, 32,400 joule, which can also be written as 32.4 kilojoule, no doubt. yes sir ओके, अभी देखो और एक तुमको देता हूँ, वो करके दिखाओ अभी। इसमें चलो ठीक है, चाहिए तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें थोड़ा चेंज कर रहे हमारे हो। ओके, देखो सेम क्वेश्चन है, और सपोज हमारे पास जो x का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो सिंपली 3t क्यूब है, बस 3t नहीं है, सिर्फ 3t क्यूब है, तो क्या हमारा मेथड होगा? तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 into t क्यूब ये हमको मिल रहा है, इसका वेलोसिटी इसमें से हमको मिलेगा v इज इक्वल टू 9t स्क्वायर, और एक्सेलरेशन मिल जाएगा 18 टाइम्स ऑफ t, नो डाउट। ओके, बट अभी f इंटू dx हमको वर्कआउट करना है, बराबर? तो f का वैल्यू तो हमको ऑलरेडी पता है, बट इट इज ऑलरेडी गिवन इन टर्म्स ऑफ t,
Okay, so f is going to be this 3 into a 54 t. हाँ 18t मतलब 54t, वो तो ठीक है. Yes, but now if suppose we want to integrate this f with respect to dx here, तो चलो ठीक है, पहले ये हम नॉर्मल मेथड से करके देखेंगे फटाफट. f जो हमारे पास है 54 into t into dx का वैल्यू क्या आने वाला है यहाँ पे, इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो dx will be equal to ये 90 square 90 dt. Yes, so here it is going to be 90 square into dt, so that it will be actually from 0 to 4, and hence 54 into 9 is taken out, and t raised to 3 will be there in the bracket, and it is to be integrated from t 0 to 4 here. So 54 into 9 into here, this is t raised to 4 upon 4 from 0 to 4, and hence it becomes 54 into 9 into 4 raised to 4 upon 4, मतलब 4 का क्यूब हो गया ना, वो 4 क्यूब. तो ये फॉर्मूला में 54 into 9 486 into 64. हाँ क्या बोल रहे थे? सर हमें t की वैल्यू तो नहीं दी ना, तो आपने वहाँ पे किया है ना 54 into 9. 54 into 9 यहाँ पे ना, नीचे से नीचे उसके नीचे वाला स्टेप. ये हाँ 54 into 9 जो है ना, वो हमने बाहर निकाल लिया, और ये टी स्क्वायर और टी इन दोनों को कंबाइन करके हमने टी क्यूब कर लिया. हाँ सर. ठीक है, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट किया, तो ये फाइनल आंसर हमको मिल रहा है. चलो ठीक है, इसको कैलकुलेशन बाद में करेंगे तो भी चलेगा. The 31,104. कितना? 31,104. 31,104. Yes sir. ओके चलो ठीक है, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक दूसरा मेथड भी हमारे पास है, जो हम ये वर्क डन का जो फॉर्मूला हमारे पास है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ऑफ f dx, एंड दैट इज फ्रॉम x1 टू x2. यहाँ पे x के लिमिट्स रहने जरूरी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो फोर्स को टाइम के फॉर्म में तो हमने ऑलरेडी एक्सप्रेस किया हुआ ही है. कैन यू एक्सप्रेस दिस फोर्स इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो क्या फोर्स को? चेक करो एक बार, ये जो इक्वेशन हमारे पास है, तो उसको अगर यूज करेंगे तो ये 3 को नीचे लेके जाएंगे, और तो हमको मिलेगा x अपॉन 3 इज इक्वल टू टी क्यूब, राइट, जिससे हमको मिलेगा t का जो वैल्यू दैट इज x Cube root of x by 3. हाँ मतलब x by 3 का 1/3 पावर, करेक्ट है. तो ये हम लिख सकते हैं t का वैल्यू, जिसको यूज करके हमको यहाँ पे 54 into x by 3 the whole raised to 1/3 मिलेगा, मतलब क्यूब रूट ऑफ x by 3. ठीक है, ये फोर्स हमको मिल गया. तो अभी अगर ये फोर्स हमने x के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, तो अभी हमको ये जरूरी नहीं है कि आप पूरे t के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, या dx का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f dx, वेयर f इज गोइंग टू बी 54 into x upon 3 का raised to 1/3 into dx will just kept as it is. But here is one problem is that we have to find out the limits of x here. So let us try to find it out. When t is 0, then what is x? देखो यहाँ पे t equal to 0 put कर दो, तो x will be 0 again. 0. Yes, so x will be 0. But when t becomes 4, 64 into 3. then x will become equal to 3 into 4 का क्यूब, मतलब 64 into 3 कितना बनता है? 6 3 जा 18, 180 plus 12, 192. 192 192. तो ये 192 हमको यहाँ पे लिमिट डालना पड़ेगा, तो 0 से लेके 192 तक हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. दैट्स ऑल. सो इफ यू जस्ट सॉल्व दिस फर्दर, सो 54 इज कांस्टेंट, कैन बी टेकन आउट, एंड x by 3 का होल रेज टू 1/3, इसका इंटीग्रेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं. या तो इस x by 3 को x एज्यूम कर लेंगे और x रेज टू n का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हमको मिलेगा x by 3 रेज टू 1/3 plus 1 upon 1/3 plus 1. ठीक है, बट हियर इन दिस केस वी विल हैव टू डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर. तो x का कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पे? 1/3 है, तो इस 1/3 से डिवाइड करना, तो मतलब ये 1 upon 1/3 हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा.
ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन में जब हम x के बदले ax प्लस b का वाला टर्म यूज करते हैं तो उस केस में हमको उसको उस a से मतलब x से कोएफिशिएंट से डिवाइड करना जरूरी होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 1/3 से उसको डिवाइड किया है। ठीक है, जिससे हमको यहाँ पे मिल गया, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे आगे तो हमको मिलेगा 54 एज इट इज इनटू हियर इट इज गोइंग टू बी x/3 the whole raised to 4/3, okay, 4/3, and this 3 will go up and will be appear in the numerator, and here we can just solve this further and get this 4/3 as it is, तो ये भी 4/3 बन जाएगा। ठीक है, और ये भी 3 अल्टीमेटली ऊपर ही जाने वाला है, जिससे हमको फाइनली मिलेगा 54 इंटू इसका रेसिप्रोकल जो कि 3/4 इंटू ये 3 एज इट इज इंटू ये x/3 का 4/3 वाला पावर। ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x⁻⁴/3 अपॉन 3⁻⁴/3, और ये लेकिन यहाँ पे हमने अभी तक ये 192 डाला नहीं है, तो वो हमको डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलो ये सब कैलकुलेशंस जो है वो साइड में ले लेंगे। तो यहाँ पे 4 1 जा 4 9 जा एंड 9 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स ये 3 कितना हो गया, 3:4 हो गया, राइट। So here it is going to be 3:4 in the numerator, and this is going to be 3:4/3 in the denominator, and this x⁻⁴/3 is just kept as it is, but here we have to replace 0 and 192 as lower limit and upper limit. So if we just try to solve this further, then we can be able to get this. अच्छा, ये 3:4 upon 3:4/3 क्या बनेगा, 3:4 minus 4/3 according to the laws of indices. Yes, sir. And here it will be, so 192⁴/3 minus 0 means nothing. तो यहाँ पे ये जो आंसर आएगा, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 12 - 4 अपॉन 3, मतलब सिंपली 8/3. 8/3, राइट। तो 3⁸8/3 here and 192⁴/3, ये थोड़ा सा हेवी आएगा। चलो, कैन यू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 3? 192 को पावर ऑफ 3 के फॉर्म में लिख सकते हो क्या? यस, 192 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 64, राइट। Yes, sir. हाँ, तो 64 तो 4 का क्यूब ही है ना, तो इसको हम ऐसा करेंगे, तो 3 इंटू 64 द होल रेज टू 4/3। तो इसको पावर सेपरेट करने के बाद क्या मिलेगा हमको, 3⁸8/3 into here it is 3⁴/3 here, and that is multiplied by 64⁴/3 again, so that we can solve this as 3⁸8/3 plus 4/3 मतलब 12/3, and 12/3 मतलब 4, so simply 3⁴ हो गया वो, और यहाँ पे 64⁴/3 मतलब क्या, 64 का क्यूब रूट होता है 4, और 4 का 4th पावर हमको यहाँ पे करना है, तो 4 का 4th पावर मतलब इसका मतलब फाइनली वो क्या बनेगा, 12 का 4th पावर बनेगा, राइट। 12 का 4th पावर, बट इस तरफ से हमको मिल रहा है क्या, वो देखो यहाँ पे इस 54 को हम लिख सकते हैं ना 9 इंटू 6, राइट। तो अगर इसको ऐसा लिखा 6 इंटू 9 इंटू ये 9 ऑलरेडी है और ये 64 ऑलरेडी है, 64 जिसको हम 4⁻3 लिख सकते हैं, ओके। तो हाँ, ये 9 इंटू 9 मतलब क्या हो गया, 3⁻4 ही हो गया वो, तो ये 3⁻4 तो ऑलरेडी है, और
अरे ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये 4 और 54 हमने कैंसिल जो किया ना, उसमें गड़बड़ किया एक्चुअली। 4 और 54 कैसे कैंसिल होगा? शिट। ठीक है, वो बाद में आप करो कैलकुलेशन ठीक से। ये सिर्फ यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, इतना याद रखो। ये मिस्टेक अवॉइड करके अगर कैलकुलेशन करेंगे ना, तो दोनों तरफ से हमको सेम ही आंसर मिलेगा। ये करके देखो ठीक से। तो कहने की बात यही है कि वी कैन ऑलवेज हैव एन ऑप्शन। सर लॉग टेबल से सॉल्व कर सकते हैं ना? हाँ सर, लॉग टेबल से इजी जाएगा। जरूरी नहीं है, ठीक है। या फिर सिर्फ एक मिस्टेक हमने कर दिया है, ये 54 वैसे ही रहेगा, एक्चुअली वो कैंसिल नहीं होगा। ये 4 से मैंने कैसे किया 54 को कैंसिल कर दिया, पता नहीं, मैंने इसको 6 समझ लिया शायद। एंड सर हमने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया ऐसे ही। हाँ ना, हाँ ना। ठीक है, लेकिन कहने की बात यही है कि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो इसका आंसर भी इतना ही आएगा जो हमको यहाँ पे मिल रहा है, 54 इंटू 9 इंटू 64। ठीक है, करके देखो ठीक से। तो लेकिन कहने की बात यही है कि समटाइम्स वी हैव एन ऑप्शन दैट वी कैन जस्ट एक्सप्रेस द फोर्स इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड देन इन दैट केस विल नॉट नीड टू एक्सप्रेस दिस dx इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो dx को टाइम के फॉर्म में एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए f जो है वो x के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, और उससे भी आगे जाके जो लिमिट्स जो है, वो लिमिट्स हमको x के यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे, ना कि t के। तो ये हमको समझना है। बट सर ये थोड़ा सा लेंदी जाता है। हाँ हाँ हाँ, बट ये कभी कभी कोई सिचुएशंस के अंदर वही वही करना option पड़ता है। हाँ सर। वही, दैट विल बी द ओनली ऑप्शन इन सम केसेस। तो उस केस में उसके लिए तुमको ये पता होना जरूरी है कि हम कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सर वैसा एक क्वेश्चन दो आप, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी या होमवर्क में? अभी दिया तो चलेगा। इस टाइप का ना? यस सर। हाँ, तो देखो, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसके अंदर वेक्टर्स भी इंक्लूड होंगे। यस सर। See, suppose the position of a particle is given by a position vector. स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर दिख रही है बीच बीच में। हाँ क्या? कभी ब्लर दिखते हैं और अचानक से अच्छे हो गए। ओके ओके, मैं एक्चुअली वो मैं हिलता हूँ ना, तो इसलिए वो फोकस करता है। ठीक है, देखो, आर बार जो है, आर बार इज गोइंग टू बी सपोज 3t स्क्वायर इंटू आई बार प्लस 4t इंटू जे बार। ये आर बार का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द वर्क डन इन द फर्स्ट 2 seconds. And mass of the particle is suppose 1 kilogram. Okay, देखो ठीक से, the displacement नहीं, actually position. Okay, so the position of the particle is given by this equation, that is r bar is equal to 3t square I bar plus 4t into j bar, and we want to find out the work done in first 2 seconds by this particle. Okay, तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, देखो कि ये जो पार्टिकल है वो इरेगुलर पाथ से मूव करने वाला है, और वो प्लेनर मोशन है, ये तो समझ सकते हो ठीक से, क्योंकि आई बार एंड जे बार इज ओनली देयर, नॉट के बार। के बार है ही नहीं इसके अंदर, तो इसका मतलब जरूर इसका जो मोशन है वो प्लेनर मोशन है। ठीक है, अगर प्लेनर मोशन है तो उसका पोजिशन वेक्टर का अगर हमने डिफरेंशिएशन किया, तो 3t स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस 4t इंटू जे कैप, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डेरिवेटिव निकालेंगे, 60 i cap 60 प्लस 4 j cap।
Yes, so it will be actually 60 I cap plus 4 60 I cap plus 4 J cap. 4 plus J 4 cap. into j cap, right? And at the same time, acceleration can be found out here to be derivative of 6 I velocity cap. vector. Plus 6 I 6 I 6 I cap. 6 I cap, that's all. So acceleration to mil gaya. So we can just Constant. find out the force by multiplying this 6 acceleration by Mass mass. into 6 Newton. acceleration. 6 6 Newton. 1 into 6 I bar. मतलब वो 6 I cap हो गया. This is going to be the force. Okay, and this expression shows that this force is going to be a constant. Okay, because it doesn't contain time. Yes, and then we want to find out the work done in first 2 seconds. तो देखो सबसे पहले हमको इसको इंटीग्रेट तो करना है. W is to be integrated from F bar is to be integrated with respect to dr bar. Okay, but यहाँ पे हमको R1 bar और R2 bar ढूंढ के निकालना है. R1 bar कौन है? R1 bar मतलब initial position vector of the particle, which can be obtained by Initial just position 0 है. yes, t equal to 0 in this R bar. तो R bar के अंदर अगर हम t equal to 0 पुट कर देंगे, और फाइनल पोजीशन 20 है. yes, तो t equal to 0 पुट किया, तो R bar will be 0 I bar plus 0 J bar. Plus 0. And in the same way, if we just put t equal to 12 I cap हाँ सर 2 ही plus बोल रही 8 J cap. 12 I cap plus 8 J cap. yes, so 12 I cap plus 8 J cap. Okay, so R1 bar भी मिल गया, R2 bar भी मिल गया, and we have to integrate it from R1 bar to R2 bar. Yes, but here जैसे हमने बताया था कि F bar को हमको इंटीग्रेट करना है. अभी F bar के अंदर एक ही कंपोनेंट है जो कि 6 I bar है, प्लस 0 J bar लिख सकते हैं उसको, into dr bar. dr bar हमको पता है ऑलरेडी, it has two components, one is dx into I cap plus dy into j cap. But again here we'll have to find out this dx and dy in terms of t actually. तो उसके लिए क्या करेंगे देखो, तो यहाँ पे ये जो r bar है, r bar होता क्या है एक्चुअली, x I bar plus y j bar होता है, बराबर. तो ये जो वैल्यू है वो हमारा x है. आंसर. हाँ, तो x इज इक्वल टू अगर 3t स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव निकाल, और y इज इक्वल टू क्या है, 60 और 4. हाँ, तो dx जो है वो dx हमको मिल जाएगा इसका डेरिवेटिव निकालने से, जो कि 60 into dt. ओके, एंड एट द सेम टाइम y का dy का वैल्यू हमको मिलेगा, dy इज इक्वल टू 4 into dt simply, and then these values of dx and dy has to be put here so that we can get it as integration of 6 I bar plus 0 J bar dot, here it is 60 into dt plus I bar plus dy 4 into dt into j cap. But as we know that the dot product is to be carried out by just multiplying the coefficient of I bar with the coefficient of I bar and j bar with j bar, और j bar का coefficient यहाँ पे 0 है, तो इधर क्या भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो सेकंड वाला टर्म तो हमारा 0 ही रहने वाला है, जो फर्स्ट में 36 बाहर निकालेगा, वही फाइनल आंसर होगा. तो अगर इसका डॉट प्रोडक्ट हमने निकाला तो दिस 6 हैज टू बी मल्टीप्लाइड विथ दिस 60 dt here, तो यहाँ पे 60 dt आएगा. यस, और प्लस यहाँ पे 0 is to be multiplied with this 4 dt as it is here, and then we have to integrate this from R1 bar to, और सॉरी अभी यहाँ पे इसको हमको इंटीग्रेट कहाँ से करना है, अभी टाइम के लिमिट्स डालने पड़ेंगे ना, तो फर्स्ट 2 सेकंड्स में हमको बोला है, तो इसलिए 0 से 2 तक हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको. अब ये सेकंड टर्म तो वैसे भी 0 रहने वाला है, तो इफ यू जस्ट डोंट राइट दिस सेकंड टर्म then we'll just get this as 36t dt as final, so we can just get, हाँ बोलो सर मैं बोल रही थी, कैन यू रिपीट दिस स्टेप? ये वाला देखो, डॉट प्रोडक्ट जो है ना, डॉट प्रोडक्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर हमको लेना है a bar dot b bar, and suppose a bar is expressed as ax I bar plus ay j bar plus az k bar, and b bar is expressed as bx into I cap plus by into j cap plus bz into k cap. Then a bar dot b bar happens to be actually the product of I coefficients ax bx plus the product of j coefficients, that is ay by plus az bz, that is the product of z k coefficients. The same thing we have done here. यहाँ पे I bar का coefficient कौन है, 6,
और इधर आई बार का कोएफिशिएंट कौन है 60 dt, वी हैव मल्टीप्लाइड देम टुगेदर, ठीक है। एंड हियर जे बार का कोएफिशिएंट कौन है इधर 0 है, तो ये 0, और जे बार का कोएफिशिएंट इधर का कौन है 4 dt है, तो इसलिए यहाँ पे 4 dt, तो 0 into 4 dt ये सेकंड टर्म हो गया। के बार इसमें है ही नहीं ना, तो के बार को यहाँ पे 0 के बार लिख सकते हो, इधर भी 0 के बार लिख सकते हो, अगर नहीं भी लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो ऐसे भी थर्ड टर्म 0 ही रहने वाला है, इवन सेकंड टर्म भी 0 बनने वाला है, और ये सेकंड टर्म अगर 0 बन गया तो बचेगा कौन, सिर्फ फर्स्ट टर्म जो कि 36t dt रहने वाला है, जिसको हमको इंटीग्रेट करना होगा 0 to 2, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे पूरी तरह से इस एक्सप्रेशन को टाइम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर डाला है। तो जब टाइम के फॉर्म में वो एक्सप्रेस हो गया तो टाइम के लिमिट्स हमको पुट करने पड़ेंगे यहाँ पे, जो कि एक्चुअली फर्स्ट 2 सेकेंड्स बोला है, तो इसका मतलब टाइम इनिशियल विल बी 0 एंड फाइनल विल बी 2 seconds, and that's why we have used these limits 0 to 2 here, and ठीक है, समझे इस तक? सर 72 जूल आएगा क्या आंसर? हाँ सर, Yes. 72 joules है। Yes, this will be 36t into dt, that is from 0 to 2. So here 36 can be taken out. t square by 2, T T square by 2. which is going to be t square by 2. So it becomes actually 4 t square by 2. 0 to 2. तो यहाँ पे आ जाएगा 36 into 4 by 2 2 minus 0 2. square by 2, जो कि 4 by 2 मतलब 2 ही बनता है, तो 36 into 2 72 actually becomes 72, and this is in joules. So this is going to be actually the work done as a final. Okay, तो देखो क्या किया हमने, आर बार सिर्फ हमको दिया था, तो उसमें से हमने पहले उसको डेरिवेटिव निकाला तो वेलोसिटी मिल गया, उसको फिर से डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन मिला, उसको मास से मल्टीप्लाई किया तो फोर्स मिला, और फोर्स जो है वो कांस्टेंट हमने पाया, तो फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन डी आर बार जो है वो वेरिएबल है। डी आर बार हमने निकालने के लिए मींस डी आर बार मतलब होता क्या है एक्चुअली, डी एक्स इंटू आई बार प्लस डी वाई इंटू जे बार। ये समझाना कैसे, क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है कि आर बार इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप। If you just differentiate this, then we can get this dr bar, which is going to be equal to dx into i bar I cap plus dy into j cap. तो ये dr bar का वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो dx है वो इस 6 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये चलो पहले dx को भी और dy को भी हमको निकालना होगा, तो और ये इक्वेशन जो है वो इसके साथ कंपेयर करके हमने x और y के वैल्यूज ढूंढ के निकाले। x का वैल्यू हमको मिल रहा है 3t स्क्वायर और y का वैल्यू हमको मिल रहा है 4t। ये यहाँ पे हमने देखा किया, देखो x इक्वल टू 3t स्क्वायर एंड y इक्वल टू 4t, उनको डिफरेंशिएट किया तो हमको मिला dx इज इक्वल टू 60 इंटू dt, और इस y को डिफरेंशिएट किया तो हमको मिला dy इक्वल टू 4 इंटू dt, दैट्स इट। एंड देन वी हैव जस्ट रिप्लेस इट हियर एंड देन वी हैव मल्टीप्लाइड दिस एज अ डॉट प्रोडक्ट, तो इसको हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है। या इवन ऐसा भी हम कर सकते थे, देखो इस स्टेप के बाद है ना, ये पहले हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। देखो तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा हमको, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर ये 6 इंटू dx ऐसा मिलेगा, राइट। सो दिस विल बी 6 इंटू dx प्लस हियर इट विल बी 0 इंटू dy, तो 0 इंटू dy मतलब नथिंग, तो इसलिए यहाँ पे फाइनली क्या मिलने वाला है हमको नेक्स्ट स्टेप में 6 इंटू dx, कितना मिलने वाला है। तो अभी या तो यहाँ पे dx को t के फॉर्म में एक्सप्रेस करके फिर इंटीग्रेट करो, या तो दूसरा ऑप्शन देखो क्या है, यहाँ पे जो लिमिट्स है तो ये लिमिट्स एक्चुअली x के डाल दो तो भी चलेगा, क्योंकि वैसे भी फोर्स कांस्टेंट ही है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी कांस्टेंट है और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई भी कांस्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पे इस फोर्स का जो वैल्यू है तो वो तो 6 ही है, और बाकी dx का जो वैल्यू है वो हमको यहाँ पे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमने x के लिमिट्स निकाल के लिए तो अभी देखो x का वैल्यू क्या है 3t स्क्वायर है, बराबर। इसके अंदर अगर टाइम t इक्वल टू 0 डालो तो क्या मिलेगा 0, बिल्कुल, और अगर टाइम t इक्वल टू 2 डाल दो इसमें तो हमको क्या मिलेगा, देखो 12 स्क्वायर 4 3 12, राइट। तो 0 and 12 these are the limits of the x values, तो यहाँ पे 0 to 12 अगर हमने इसको इंटीग्रेट किया तो भी हमको सेम आंसर मिलेगा, करके देखो 6 is going to be outside and here integration of dx only is actually going to be x, right, x, and that is from 0 to 12, so 0 और 12 अगर डाल दो तो उनका डिफरेंस हमको मिलेगा 12 माइनस 0, जो कि फिर से एक बार 72 ही मिल रहा है। देखो दिस इज द सेकंड ऑप्शन वी कैन जस्ट हैव हियर,
दैट मीन्स एक तो यहाँ पे हमने टी के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करके लिया तो हमको टी के लिमिट्स डालने पड़ेंगे, बट अगर हमको टी के लिमिट्स नहीं डालने हैं या टी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना नहीं पता है या नहीं आता है, तो क्या करो, कीप इट इन फॉर्म ऑफ एक्स ओनली एंड जस्ट पुट द लिमिट्स ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसा भी कर सकते थे। और इससे भी आगे जाके अभी यहाँ पे तो चलो एक ही टर्म मिला हमको और दूसरा टर्म यहाँ पे 0 मिल गया है, इसलिए हमको कुछ कंफ्यूजन नहीं हुआ। बट यहाँ पे अगर दूसरा टर्म भी अगर होता तो यहाँ पे dy है, तो उसकी वजह से उसको इंटीग्रेट करने के टाइम हमको यहाँ पे dy के मतलब y के वैल्यूज एज अ लिमिट डालने थे, और वो कैसे निकालते थे, इस इक्वेशन में से निकालते थे। तो यहाँ पे अगर हमने t का वैल्यू 0 डाल दिया तो हमको 0 मिलेगा, लेकिन अगर 2 डाल दिया तो y का वैल्यू 8 बनेगा। तो हमको यहाँ पे इस इंटीग्रेशन के टाइम 0 to 8 लिमिट्स डालने थे, तो 0 to 8 इसको हमको इंटीग्रेट करना होता था। तो ये हमको समझना है। ओके, सो जस्ट थिंक लॉजिकली, हमेशा हमको लॉजिकली सोचना है। ठीक है, जो भी हम कर रहे हैं तो उसके अंदर बिल्कुल लॉजिक यूज करना है। जो फॉर्मूले है वो फॉर्मूले प्रॉपर यूज करने हैं, उसमें कुछ भी हेरफेर नहीं करना है। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट लेके? यस सर। ठीक है, सो लेट अस see the next concept here, that is about the use of this concept of work done. वर्क डन का जो कंसेप्ट हमने यहाँ पे देखा है उसका फायदा क्या है, why we use the concept of work done. ओके, सी हियर, वर्क डन का जो कंसेप्ट है उसके उनको दो फायदे होते हैं। एक तो हम जो भी फोर्सेस बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं उनका उस बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है वो इफेक्ट हम ट्रैक कर सकते हैं। मतलब कोई भी बॉडी के ऊपर जब कोई फोर्स काम करता है तो उस फोर्स की वजह से जो भी उस बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, जो उसका स्टेट चेंज होता है, स्टेट चेंज होने का मतलब मे बी द बॉडी विल बी एट रेस्ट इनिशियली and the body starts moving after application of the force, or it may happen that the body is already moving and its velocity increases due to the application of the force, or it may happen that the body is suppose already moving but its velocity decreases, okay, it slows down, or it may happen that the body just comes to rest after the application of the force. तो कोई भी फोर्स जो किसी बॉडी के ऊपर काम करता है उसकी वजह से उसका जो स्टेट चेंज होता है उस चेंज होने वाले स्टेट पे हम ट्रैक रख सकते हैं। वी कैन जस्ट कीप रिकॉर्ड ऑफ द चेंजिंग स्टेट ऑफ द बॉडी वाया वर्क डन। तो ये वर्क डन का जो कंसेप्ट है तो वो इसी वजह से हम यूज करते हैं, क्योंकि जब किसी बॉडी के ऊपर जब फोर्स अप्लाई होता है तो उस फोर्स का इफेक्ट क्या हुआ वो हमको वर्क डन से पता चलता है। और इसमें हमको ये भी समझना है कि कोई भी बॉडी जब फोर्स अप्लाई होता है उसके ऊपर तो या तो वो एक्सेलरेट होता है, ठीक है, एक तो ऑप्शन है कि वो एक्सेलरेट होता है और इट्स गेन सम वेलोसिटी, उसका स्पीड बढ़ता है या मतलब चेंज होता है, बढ़े या कम हो कुछ भी हो लेकिन चेंज होगा। तो ये तो एक सिचुएशन में होता है, लेकिन दूसरा सिचुएशन ऐसा भी होता है कि कभी जब फोर्स अप्लाई होता है तो बॉडी जस्ट मूव्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इन विच इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिफरेंट। मतलब जैसे अभी देखो कि समझो एक स्प्रिंग है और एक स्प्रिंग के साथ एक मास कनेक्टेड है, ये ब्लॉक सपोज यहाँ पे कनेक्टेड है। अभी सपोज इस ब्लॉक को हम अगर फोर्स अप्लाई करेंगे और फोर्स अप्लाई करके इस तरफ अगर फोर्स अप्लाई करेंगे और इसकी वजह से ये ब्लॉक को हमने बिना एक्सेलरेशन किए, बिना विदाउट एनी एक्सेलरेशन वी हैव मूव्ड दिस ब्लॉक टू दिस पॉइंट हियर, तो इस पॉइंट तक हमने उसको मूव किया। तो देखो अभी यहाँ पे इस पोजीशन में इस ब्लॉक के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स अलग था और यहाँ पे जब वो आ गया तो यहाँ पे उसके ऊपर काम करने वाला फोर्स अलग है। तो हम बोल सकते हैं kx होगा ना फोर्स, क्या चीज? फोर्स kx होगा ना, फोर्स क्रिएट
kx स्प्रिंग फोर्स। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, kx इतना फोर्स होगा, ओके ठीक है ना वो। लेकिन वो पॉइंट साइड में रखो 2 मिनट के लिए। हम ये बात कर रहे हैं कि अगर सपोज हम इसको किसी ना किसी फोर्स को यूज करके, मतलब कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करके अगर उसको यहाँ से यहाँ तक अगर मूव करते हैं बिना एक्सेलरेशन के, तो इसका मतलब हम उसका एक तरह से स्टेट चेंज कर रहे हैं। देखो ठीक से, the body is going to be in the different state when it is present at this point here, and the body will be in the different state when it will be at this point here. भले वो रेस्ट में ही है, इधर भी रेस्ट में है और इधर भी रेस्ट में है, लेकिन समथिंग इज डिफरेंट, एंड दैट इज एक्चुअली द ड्यू टू द व्हाटएवर वर्क इज डन ऑन इट। जो फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा है और वो फोर्स जो भी डिस्प्लेसमेंट उसका प्रोड्यूस करता है, तो वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का प्रोडक्ट जो हमको मिलेगा, वो दैट विल बी द वर्क डन, and this work done will just get stored in the body, and we will come to know when the body is released. वो हम पता कैसे चलेगा हमको? जब ये बॉडी को हम रिलीज कर देंगे तब हमको पता चलेगा कि ये बॉडी जो है वो उस तरफ भाग जाएगा, ठीक है। इट विल जस्ट मूव ऑन इट्स ओन। जब ये बॉडी खुद होके आगे बढ़ेगा, इससे हमको पता चलेगा कि सम एनर्जी और सम पोटेंशियल एनर्जी वाज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द बॉडी, ठीक है, व्हेन इट वाज इन एट दिस पोजीशन हियर। तो इससे हमको पता चलता है कि some whatever work was done on the body was already getting stored in the form of some energy that is called as a potential energy. और ये तो चलो एक सिचुएशन हो गया जिसके अंदर हम जो भी वर्क डन करते हैं तो वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जाके कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जमा हो जाता है, और वही पोटेंशियल एनर्जी फिर आगे चल के काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है। यस यस। और ठीक है, और ये भी होता है कि कभी कभी क्या है कि समझो एक बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, सपोज ये कार है और वो ऑलरेडी मूविंग है, और सपोज कि उसके ऊपर हमने इंजन की वजह से फोर्स अप्लाई किया, तो जैसे हमने फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से उसका स्पीड जो है वो बढ़ता जाएगा, एंड वट एवर वर्क विल बी डन विल जस्ट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ द मूविंग बॉडी, ठीक है। ये उसके मोशन के वजह से उसके अंदर वो अपीयर करेगा, जिसको ही हम एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो यही कंसेप्ट हमको समझना है कि whenever the some work is done on the body, that work done appears in the body in the form of kinetic energy if body is already moving, if body starts moving due to that force, and if suppose the body doesn't move due to the force, then that work done, whatever is done on it, just appears in the form of some potential energy, okay, which is just stored in the body, which will just be just converted into kinetic energy if some changes are made in the configuration. मतलब यहाँ पे अगर हमने जैसे बॉडी को छोड़ दिया तो तुरंत ये जो वर्क डन जो स्टोर किया हुआ है या पोटेंशियल एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर किया हुआ है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगा और ये बॉडी मोशन परफॉर्म करेगा या मोशन में आएगा। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि जब भी कोई बॉडी के ऊपर वर्क डन किया जाता है तो टेम्पररली दैट वर्क डन may be converted in the form of kinetic potential energy, but finally when some changes are made in the configuration, the body may gain the equal amount of kinetic energy whatever amount of work is done on it. So this is the basis for the principle of work energy principle, ठीक है बेसिकली। तो यही वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है वो हमको नेक्स्ट लेक्चर में समझना है कि व्हाट डज इट टेल्स अस एंड हाउ टू यूज इट, ठीक है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थ्योरम इन होल फिजिक्स। पूरे फिजिक्स के अंदर हमको ये यूज होने वाला है, तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड। एंड वर्क डन के जो कुछ क्वेश्चंस हमने आज किए तो उस टाइप के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी असाइनमेंट के अंदर डाल के रखे हैं, तो जस्ट गो थ्रू इट एंड जस्ट सॉल्व देम। और संडे तक ही आपको उसका टाइम मैंने दिया है, और याद रखो उसका टाइम एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, वो मेरे हाथ में भी नहीं है, ठीक है सर। ये टॉपर ऐप में है क्या? हाँ I mean, टॉपर्स ऐप के क्या अंदर संडे तक ही क्यों रखा है? इस संडे क्या कम 12 नहीं सुना नहीं दिया। सर ये 12 जो डेट है संडे को वहां तक ही रखा है क्या? 12th नहीं समझा, नहीं फिर से बोलो। सर ये बोल रही है इस संडे तक ही है क्या, मतलब 12 डेट तक ऐसा बोल रही है? हाँ संडे तक टाइम ना, डेट उसका एक्सटेंशन जो है, मतलब उसका जो टाइम लिमिट है सबमिट करने का, जो लास्ट डेट है वो संडे तक रखा हुआ है। सर एक्चुअली कॉलेजेस के भी यूनिट टेस्ट चालू थे। ठीक है, अभी वो हो गया तो हो गया, उसको मैं अभी एक्सटेंड नहीं कर सकता, लेकिन चलो इतना कर सकता हूँ कि अगला नेक्स्ट जो टेस्ट असाइनमेंट में डालूंगा उसका थोड़ा सा डेट ज्यादा रखूंगा, थोड़ा सा 1 वीक तक थोड़ा सा रखूंगा, उतना कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है सर।
ओके ओके, चलो ठीक है, सो लेट अस स्टॉप हियर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। यस यस, ओके।